वेलकम टू जीके फैक्ट्स। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके फैक्ट्स में। जानेंगे इस वीडियो में, यानी कि आज जो हम 5 बजे वाली क्लास में जो 25 क्वेश्चन करने वाले हैं वो है इको के। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आज हम लोग इको के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आज आपका डेली डोज जो है वो इको का है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो 25 क्वेश्चन समझेंगे इको के, ठीक है, जो कि आपके सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो रेलवे, एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, जेई हो, या फिर एसएससी, एसएससी जीडी, कांस्टेबल, पुलिस या किसी डिफेंस की तैयारी कर रहे हो, आपके सभी एग्जाम के लिए जो भी इंडिया में कॉम्पिटेटिव एग्जाम है उसके लिए ये इको के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। बस आपको क्या करना है, वीडियो को एंड तक देखना है और सारे क्वेश्चनों को ध्यान से सुनना है। क्लियर? वही एमसीक्यू के रूप में हर क्वेश्चन को हम समझने वाले हैं। वीडियो की पीडीएफ फाइल का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जानते हैं इको का। आज देखिए, पहला क्वेश्चन है कि हर 5 साल में राज्य के वित्तीय संबंधों के लिए क्या नियुक्त किया जाता है। तो राज्य जो है 5 साल में राज्यों के वित्तीय संबंधों के लिए किसको नियुक्त करा जाता है? तो जाहिर सी बात है, वित्त आयोग को जो है नियुक्त करा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन जो फर्स्ट है वो बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए क्या है इसके पीछे का बैकग्राउंड जानते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का जिक्र करा गया है। किस में करा गया है? अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का जिक्र करा गया है। अब पहले वित्त आयोग 1951 में अस्तित्व में आया था। याद रखिएगा, पूछा जाता है कि वित्त आयोग अस्तित्व में कब आया था? 1951 में आया था। और इस आयोग को केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय संबंधों को परिभाषित करने के लिए किया गया था। ठीक है, यानी कि ये जो है बजट बताते हैं कि दो राज्यों में किस तरीके का कैसा बजट है और किस राज्य को कितनी सहायता दी जाएगी। तो ये हर 5 साल में जो है, हर 5 साल में राज्य के वित्तीय संबंधों के लिए जो है वित्त आयोग का जो है क्या करा जाता है? नियुक्त किया जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का। निम्नलिखित में से राज्यों में से किन राज्यों ने अपना लक्ष्य 100% जैविक खेती रखी है? तो ये कौन सा ऐसे राज्य हैं जिन्होंने जैविक खेती रखी है? देखिए वैसे तो ये ऑल है, ठीक है, यानी कि चारों ऑप्शन बिल्कुल राइट है, यानी कि ऐसा तो नहीं आएगा, लेकिन ऑप्शन में दिया होगा ऑल, तो वहां पर ऑल होगा। ठीक है, अब देखिए भारत ने और 9 राज्यों ने, भारत के जो है 9 राज्यों ने जैविक खेती के लिए नियम बनाए हैं, जिसमें से सिक्किम है, उत्तराखंड है, ठीक है, नागालैंड है और मिजोरम है। और इन्होंने अपना लक्ष्य 100% जैविक खेती का रखा है। ठीक है, जैविक खेती की बात करेंगे ना, तो जैविक खेती होती क्या है? देखिए जैविक खेती उसे कहते हैं जो जीवाश्म युक्त होता है ना, जो जीवाश्म युक्त होते हैं, जीवाश्म युक्त जो खाद होते हैं उनका प्रयोग किया जाता है इस खेती के अंदर। ठीक है, और इसमें मृदा एवं पर्यावरण प्रदूषण पर ये नियंत्रण होता है इसका। ठीक है ना, उसको कहा जाता है। तो ये जो राज्य है ना, उत्तराखंड, सिक्किम, नागालैंड, मिजोरम, इन्होंने इसका 100% जैविक खेती रखा है। ये लक्ष्य जो है रखा हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, यदि किसी वस्तु की मांग और आपूर्ति समान मात्रा में बढ़ती है तो उस वस्तु को बाजार मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए इको के जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं गाइस, उनको समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, हालांकि एग्जाम में टाइम बहुत कम होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन के लिए मेरे ख्याल से 20 से 25 सेकंड होते हैं, इससे ज्यादा नहीं होता है आपके लिए, लेकिन आपको समझना पड़ेगा उन्हीं 20-25 सेकंड में। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि किसी वस्तु की मांग और आपूर्ति समान मात्रा में बढ़ती है, समझ रहे हैं, तो उस समय क्या होगा? उस समय वस्तु के बाजार मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जाहिर सी बात है, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वो वस्तु क्या रहेगी? स्थिर रहेगी। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट बनेगा, स्थिर रहेगी ना। क्यों रहेगी? क्योंकि देखिए ना तो मांग बढ़ रही है और आपूर्ति समान मात्रा में। मान लीजिए एक चीज बढ़ता है, एक चीज घटता है। मैंने बोला मांग बढ़ गई है ना, मांग तो बढ़ गई लेकिन आपूर्ति नहीं बढ़ी, तो बढ़ेगा घटेगा वाला हिसाब हो जाता है। और मैंने कहा आपूर्ति बढ़ गई और मांग नहीं बढ़ी, तो भी क्या होगा? फिर इसमें से किस चीज का होगा? तो घटेगा बड़े वाला होगा। लेकिन अगर दोनों समान रूप से है, समझे मेरी बात को, दोनों समान रूप से है, वस्तु की ना तो मांग और आपूर्ति समान रूप से चल रही है मार्केट में, ठीक है, मांग जितनी है उतना ही बिक रहा है और जितना बिक रहा है उतनी मांग है, तो इसमें क्या होता है कि चीज जो है होती है, बाजार मूल्य जो होता है वो हमेशा स्थिर रहेगा। क्लियर हो गया? आई होप आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, वही यहां पर भी कहा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तयशुदा लेन देन प्रणाली जिसको एनडीएस कब लॉन्च हुई थी? तो तयशुदा लेन देन प्रणाली की अगर मैं बात करूं तो ये जो लॉन्च हुई थी, कब लॉन्च हुई थी? ये हुई थी 2002 में। ठीक है, सेकंड ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, 2002 में हुई थी। अब जो ये एनडीएस होता है ना, एनडीएस, इसका जो होता है इसको कहा जाता है नेगेटेड डायलिंग सिस्टम। क्या कहा जाता है? नेगेटेड डायलिंग सिस्टम भी इसको कहा जाता है, और इसको तयशुदा लेन देन भी कहा जाता है, फिक्स्ड ट्रांसैक्शन भी जो है इसको कहा जाता है। ठीक है, ये जो है रिजर्व बैंक जो होता है ना, भारतीय रिजर्व बैंक जो है उसके संदर्भ में कार्य करता है। ठीक है, और एनडीएस एक सरकारी जो है गारंटी पर
एक सरकारी गारंटी पर जो होता है ये मनी मार्केटिंग इंस्ट्रूमेंट्स होता है। क्या होता है? मनी मार्केटिंग इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि इन चीज़ों से निपटने में ना सुविधा प्रदान करता है, वो भी इलेक्ट्रॉनिक मंच पर। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो एनडीएस जो है 2002 में इसको जो है इसको लॉन्च हुआ था, ये इतना आप इसके बारे में याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ भी आप देख सकते हैं कि लेन देन प्रणाली का जो है संक्षिप्त रूप है ये। अब है भारत की पहली बीमा कंपनी कौन सी थी? बताइए, काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन देखा गया गाइस। तो भारत की पहली बीमा कंपनी कौन सी है? तो वो है ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। कौन सी है? ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है। बात इसकी स्थापना की करें तो देखिए, ये जो कंपनी है इसकी शुरुआत 1818 में हुई थी, जो कि भारत की पहली जीवन बीमा कंपनी बताई जाती है। ठीक है, और यह कंपनी 1834 में जो है फेल हो गई थी। ठीक है, 1834 में ये फेल भी हो गई थी, ज्यादा समय तक ये नहीं चली। तो फर्स्ट ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है, हरित क्रांति का पिता किसे कहा जाता है? काफी बार आपने एग्जाम में क्वेश्चन देखा होगा, स्कूल टाइम में भी इस क्वेश्चन को काफी पढ़ा होगा। तो इन्हें किसको कहा जाता है हरित क्रांति का पिता? तो ये कहा जाता है नरबन बोरलॉग को। ठीक है, नरबन बोरलॉग जो है इनको कहा जाता है। सेकंड ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखिएगा। ठीक है, नॉर्मन बोरलॉग जो है इन्हीं को कहा जाता है। 1966 से लेकर 1967 में जो है ये शुरुआत हुई थी इसकी हरित क्रांति की, याद रखिएगा। और हरित क्रांति प्रारंभ करने का श्रेय ही नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर है ये, और इन्हीं को जो है नॉर्मन को जो है जाता है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तु के व्यापार का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? बताइए, अब वस्तु के जब व्यापार का नियंत्रण करना होता है तो वो किसके द्वारा करा जाता है? तो वो जो किया जाता है वो वायदा बाजार आयोग के द्वारा, यानी कि एफएमसी के द्वारा किया जाता है। ठीक है, फॉरवर्ड मार्केट्स कमीशन इसको कहा जाता है इंग्लिश में। ठीक है, और इन्हीं के द्वारा जो है इन्हीं के द्वारा जो है व्यापार का नियंत्रण जो है वस्तुओं के व्यापार का नियंत्रण करा जाता है। ठीक है, 1953 में जो है इसकी स्थापना हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर काफी बार पूछा गया एग्जाम में, मुंबई में है इसका हेडक्वार्टर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कितना % आबादी कृषि उद्योग पर निर्भर है? तो बताइए, भारत की ऐसी कितनी जो है आबादी है जो कि कृषि उद्योग पर जो है निर्भर। तो कृषि उद्योग पर जो निर्भर है वो कितना प्रतिशत आबादी है? 58.9% जो आबादी है ना भारत के अंदर, वो कृषि उद्योग पर ही निर्भर है। यानी कि कह सकते हैं कि आधे से ज़्यादा आबादी जो है कृषि उद्योग पर निर्भर है। ठीक है, और फिर भी हमारे देश में किसानों का क्या हाल है ये हम लोग अच्छे से जानते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है, भारत में उच्चतम मानव विकास सूचकांक यानी कि HDI किस राज्य में है? यानी कि जो हाईएस्ट जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वो किस राज्य का है? भारत के अंदर किस राज्य में है? तो ये जो है वो है किसमें? केरल के अंदर। ठीक है, सेकंड ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। तो उच्चतम मानव विकास सूचकांक, ध्यान से समझिएगा, उच्चतम मानव विकास सूचकांक की बात हो रही है, और वो केरल इसमें जो है सबसे हाईएस्ट पर है। ठीक है, यानी कि सब राज्य जो है वो सबसे ऊपर है इसमें। ठीक है, याद रखिएगा, केरल इसका सेकंड ऑप्शन जो है वो बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा निकाय भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक में सबसे बड़ा शेयर धारक है? तो ऐसा कौन सा बैंक है भारत का जो कि भारत लघु उद्योग विकास बैंक में सबसे बड़ा शेयर धारक है? तो ये जो है वो है IDBI बैंक। ठीक है, IDBI जो बैंक है ये सबसे बड़ा हितधारक है ना, सबसे बड़ा शेयर धारक या हितधारक है भारतीय लघु उद्योग के अंदर भारत में, याद रखिएगा। नेक्स्ट, ठीक है, बाकी आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं, इसकी स्थापना की बात करेंगे तो 1964 में जो है स्थापना हुई थी। एक बैंक है, अधिकारी के में जो है एक बैंक है। ठीक है, IDBI भारत सरकार का एक अधिकारी बैंक है। ठीक है, संसद के कानून बनाकर, इसमें जो है संसद में कानून बनाकर हुआ है इसकी स्थापना जो हुई थी वो संसद में कानून बनाकर हुई थी, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है, जन्म दर एक साल में कितनी जनसंख्या पर जन्मों की संख्या है? तो जन्म दर जो होती है, जो जन्म दर निकाली जाती है वो एक साल में कितनी जनसंख्या पर जन्मों की संख्या है? तो बताइए कितनी जनसंख्या कितनी की है ये? तो ये जो है टोटल 1000 पर होती है। ठीक है, कितने पर होती है? 1000 पर होती है। इतने पर ही जो है जनसंख्या निकाली जाती है, हमेशा याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। देखिए, किसी देश की जन्म दर उसके 1000 जनसंख्या पर जन्मों की संख्या है। ठीक है, मृत्यु दर भी 1000 जनसंख्या पर मरने वालों की संख्या पर निकाली जाती है, और जन्म दर और मृत्यु दर जनसंख्या में परिवर्तन मापने का एक मुख्य कारक है। ठीक है, 1000 पर क्यों है, क्या है, कभी इसमें आगे जो है डिस्कस करेंगे अच्छे से। नेक्स्ट है, भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? हजारों बार ये क्वेश्चन आपने एग्जाम में देखा होगा, हजारों बार देख लिया होगा, है ना, और ये क्वेश्चन आता भी है। तो बताइए, भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे बड़ा चावल राज्य का उत्पादक है तो वो है उत्तर प्रदेश। ठीक है, यानी कि योगी जी जहां पर हैं वो एकमात्र ऐसा राज्य है जो कि सबसे ज्यादा यहाँ पर चावल होता है। भारत का प्रमुख फसल यही है, चावल की, भारत की प्रमुख फसल। ठीक है, और चावल उत्पादन भारत उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान पर आता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्तुओं और सेवाओं के सामान्य मूल्य स्तर में लगातार गिरावट किस रूप में जानी जाती है, बताइए। अब यहां पर भी क्वेश्चन समझिएगा, क्या कहा जा रहा है कि वस्तु और सेवाओं, मान लीजिए वस्तु में भी गिरावट आ रही है, सेवाओं में भी गिरावट आ रही है। अब बताइए गिरावट किस रूप में जानी जाती है, किस रूप में जानी जाती है, काफी बार एग्जाम में देखा गया है। तो अगर कभी वस्तु और सेवाओं में दोनों में गिरावट देखी जा रही है, ना तो वस्तु बढ़ रहा है ना गिरावट, वस्तु में भी गिरावट है सेवाओं में भी गिरावट है, तो ये होता है अवसाद। क्या होता है, अवसाद, यानी कि डिप्रेशन जिसको इंग्लिश में बोला जाता है। ऐसे तो डिप्रेशन का मतलब कुछ और होता है, लेकिन यहाँ पर अगर इको में बात करेंगे तो अवसाद का मतलब होता है मंदी। ठीक है, इको में बात कर रहा हूं मैं आपसे, अवसाद का मतलब होता है मंदी। लेकिन अगर इंग्लिश के बिहाफ पे बात करेंगे तो डिप्रेशन मतलब तनाव में आना, किसी ने छोड़ दिया होगा तभी, इस तरीके से। ठीक है, तो वस्तु और सेवाओं में सामान्य मूल्य से अगर स्तर में लगातार गिरावट देखी जाती है तो अवसाद यानी कि मंदी के कारण ये सब देखने को मिलता है। नेक्स्ट, ठीक है, तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा के अलावा भारत में सिंचाई का अन्य साधन क्या है, ये बताइए। कि वर्षा तो ठीक है, वर्षा के कारण जो सिंचाई होती है तो हम समझ गए, लेकिन अन्य कारण क्या है। अब ये चारों ऑप्शन जो है ना, ये आपको कंफ्यूज करेंगे, मैं ये उम्मीद करता हूँ 50% लोगों को कंफ्यूज करेंगे। ठीक है, तो ट्यूबवेल जो होता है, ट्यूबवेल यानी कि ऑप्शन फर्स्ट इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ट्यूबवेल भारत के अंदर वर्षा के बाद अगर कृषि में कुछ यूज होता है, खेती में कुछ यूज होता है तो ट्यूबवेल यूज होता है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ट्यूबवेल एकमात्र ऐसा है जो कि सर्वाधिक सिंचाई होती है ट्यूबवेल से। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, पीली क्रांति किससे संबंधित है, बताइए। जो पीली क्रांति है वो किससे संबंधित है, तो पीली क्रांति का जो संबंध है वो तिलहन उत्पादन से है। किससे, तिलहन उत्पादन से। गेहूं मत लगाकर आ जाइएगा कहीं, ठीक है, और ना हल्दी उत्पादन लगाकर आइएगा, तो तिलहन उत्पादन से है किसका, पीली क्रांति का संबंध। हमेशा याद रखिएगा, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंध रखती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्मल ग्राम पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो निर्मल ग्राम पुरस्कार ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो निर्मल ग्राम पुरस्कार जो दिया जाता है वो दिया जाता है ग्रामीण स्वच्छता में। किसमें, ग्रामीण स्वच्छता में दिया जाता है। रूरल जो है, रूरल के अंदर जो है ये दिया जाता है। ठीक, याद रखें, ग्रामीण स्वच्छता में जो है दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं गाइस। ठीक है, बाकी आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि ग्रामीण पुरस्कार स्वच्छता क्षेत्र में दिया जाता है। इसके अलावा अलग अलग तरह की इसमें जो है राशि भी प्रदान की जाती है। ठीक है, 1975 से पहले भारत में आयकर की सर्वाधिक दर क्या थी, बताइए। 1975 से पहले की अगर बात करेंगे तो 1975 से पहले भारत में आयकर की सर्वाधिक दर क्या थी, तो ये जो भारत की इसमें सर्वाधिक दर थी ना वो थी 97.25%, यानी कि 97.25% की दर थी। वही से पहले की बात करेंगे, ठीक है, 1973 में ही बात करें तो भारत में आयकर की दर 97.25% थी। शायद यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गया कहीं पर। ठीक है, 97 यहाँ पे 1973 होगा गाइस। ठीक, याद रखिएगा, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया यहाँ पर। नेक्स्ट है, कृषि गणना हर कितने वर्ष में होती है, कृषि गणना। जनसंख्या तो सुनाई है आपने, जनसंख्या गणना होती है। कृषि गणना बताइए कब होती है, तो कृषि गणना जो हर साल जो होती है, मतलब ये कितने वर्ष के बाद होती है बात करें तो ये जो होती है वो 5 वर्ष के बाद होती है। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, 5 वर्ष के बाद जो है कृषि गणना होती है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, संकुचित मुद्रा को किससे प्रदर्शित करते हैं, संकुचित मुद्रा किससे प्रदर्शित होती है, ये होती है M1 से। अब इसको ध्यान से समझिए, संकुचित मुद्रा क्या है। संकुचित मुद्रा जो होती है ना, ये इसका जो संबंध है वो भारतीय रिजर्व बैंक मुद्रा की पूर्ति के लिए होता है। ठीक है, हाँ, और इसके अंदर 4 विकल्प होते हैं, जैसे M1, M2, M3, M4, जो मैंने उस ऑप्शन में आप देख रहे हैं। अब M1 और M2 जो होता है ना, ये दोनों ही संकुचित मुद्रा कहलाती हैं। ठीक है, दोनों ही क्या कहलाती है, संकुचित मुद्रा कहलाती है। संकुचित मुद्रा, अरे संकुचित मुद्रा सिंपल सा यही होता है कि जैसे करेंसी नोट, सिक्के, मांग जमा, जो जनता के द्वारा व्यवसायिक बैंकों में रखा जाता है ना, जो आप लोग बैंकों में रखकर आते हैं उसे ही संकुचित मुद्रा कहते हैं। ठीक है, और ये M और M2 पे जो है प्रदर्शित करते हैं इसको, याद रहेगा। शब्द रोलिंग निपटान किस बाजार से संबंधित है, अब बताइए। शब्द रोलिंग निपटान ये किस बाजार से संबंधित रखता है, तो शब्द रोलिंग निपटान जो है ये जो अपना संबंध रखता है वो रखता है पूंजी बाजार से। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, पूंजी बाजार से ये अपना संबंध रखता है। नेक्स्ट है, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग किस मंत्रालय के अधीन कार्यरत है, तो औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत अधीन ये कार्यरत है, तो ये जो कार्यरत करते हैं, मतलब जो कार्य इनका चलता है वो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा चलता है। थर्ड ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, याद रखिएगा। 22वां क्वेश्चन है आज का,
बाकी आप यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ सकते हैं इसके बारे में डिटेल। तो ये जो है नीति आयोग संवर्धन विभाग वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन जो है कार्यरत है। इसकी स्थापना 1995 में हुई थी, जबकि इसको दोबारा स्थापना जो है 2000 में हुई थी। पूछा जा सकता है, याद करते रहिएगा। यदि बैंक दर में परिवर्तन हो तो क्या प्रभावित होगा? अगर बैंक दर में मान लीजिए जो है परिवर्तन होता है, ठीक है, परिवर्तन होता है तो क्या प्रभावित होगा? तो देखिए इसमें जो है बाजार ब्याज दर होगा ना, उसमें प्रभावित होगा। ठीक है, बैंक दर वह दर होती है, ठीक है, याद रखिएगा, बैंक दर वह दर होती है जिन पर रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंक को लोन देता है। ठीक है, बैंक दर की बात करें तो ये वह दर होती है जिस पर रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंक को लोन देता है, और बैंक दर बढ़ने का प्रभाव बाजार ब्याज दर पर पड़ेगा। समझ गए मेरी बात को? नेक्स्ट क्वेश्चन, मवेशी और भैंस परिजनन के लिए राष्ट्रीय परियोजना कब शुरू हुई थी? तो बताइए, मवेशी और भैंस जो है परिजनन के लिए ये राष्ट्रीय जो है परियोजना कब शुरू हुई थी? तो ये जो परियोजना शुरू हुई थी वो हुई थी 2000 में। ठीक है, सेकंड ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। बहुतों का जन्म इसी साल इसी वर्षन में हुआ होगा। क्लियर हो गया? तो ये 2000 में शुरू हुई थी और पशुओं के परिजन के लिए जो है दीर्घकालीन एक योजना है ये। जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति बताइए। जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति क्या है? तो जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति की अगर बात करेंगे गाइस, तो इसका जो ऑप्शन जो है, इसका थर्ड ऑप्शन, मंदी हो जाती है इसलिए होता है। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति मंदी हो जाती है इसलिए होता है। अगर जनसंख्या में वृद्धि होगी तो आर्थिक विकास, जैसी बात है, उस देश का कम होता चला जाएगा, मंदी हो जाती है वहां पर। ठीक है, क्योंकि पूर्ति नहीं हो पाती ना, इसीलिए। फिर है, व्यवसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो बताइए, व्यवसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब करा गया था? तो इसका जो किया गया था, कब किया गया था? 1969 में करा गया था। थर्ड ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, याद रखिएगा 1969 में हुआ था। ठीक, तो ये थे आज के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न इको के। आई होप आपको सारे क्वेश्चन पसंद आए होंगे। ठीक है, बाकी ये 25वें क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है मुझे भी कि 1969 में था। बाकी अगर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो आज के क्वेश्चन आपको कैसे लगे हैं इको के, बताइएगा मुझे। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बाकी आपने कितना स्कोर किया आज के इन क्वेश्चनों में इको के, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा। ठीक है, और जिन्होंने भी 5 बजे वाली, 8 बजे वाली या 2 बजे वाली क्लासेस नहीं देखे तो गाइस देख लीजिए, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। चलिए, अब मिलेंगे रात के 8 बजे वाली वीडियो में। ठीक है, और कल आपके लिए ये क्लास बंद रहेगी 5 बजे वाली। ठीक है, मैंने आपको बताया था, रिस्पॉन्स आपका अच्छा है गाइस। ठीक है, बाकी 2 दिन बंद रखते हैं क्योंकि क्लासों का ज़्यादा डोज हो जाएगा। बाकी जिन्होंने भी हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस की क्लास या इको जो है ज्योग्राफी क्लास नहीं देखी, देख लीजिएगा 2 दिन में। कोई नहीं, मंडे से हम लोग दोबारा से हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। पसंद आई वीडियो को लाइक कीजिएगा, और आप हम लोग को इंस्टाग्राम, फेसबुक पे जो है फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप फॉलो कर लीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।